हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सनी माधवानी और आज हम मेडिसिन का एक टॉपिक इसोफेजियल डिसऑर्डर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसोफेजियल डिसऑर्डर्स काफ़ी हैं, जैसे कि डिस्फेजिया है, ओडाइनोफेजिया है, हार्टबर्न वगैरह हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो आज डिस्कस करेंगे वो सिर्फ जो है डिस्फेजिया के बारे में करेंगे। नाउ व्हाट इज़ डिस्फेजिया? अब डिस्फेजिया का मतलब है डिफ़िकल्टी डिफ़िकल्टी इन swallowing। मतलब आप अगर कोई चीज़ खाते हैं, खाना वगैरह कोई भी सॉलिड या लिक्विड चीज़ आप खाते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को मतलब बहुत ही प्रेशर लगाना पड़े। आप इजी वे से जो उस चीज़ को इनगुल्फ नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को बहुत प्रेशर लगाना पड़े, उसके बाद ही आप उस चीज़ को खा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लोगों को डिस्फेजिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें यह है कि डिस्फेजिया है उस वो मतलब दो किस्म की होती है। एक तो होती है ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया। अच्छा, उसके साथ ये है कि डिस्फेजिया में ये है कि अगर आप लोगों को डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को पेन भी हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों को ओडाइनोफेजिया है। मतलब कि अगर आप लोगों को स्वेलिंग के साथ साथ पेन भी हो रहा है, स्वेलिंग की डिफ़िकल्टी के साथ साथ पेन भी हो रहा है, तो वो डिस्फेजिया नहीं, वो ओडाइनोफेजिया होगा। अब ये है कि डिस्फेजिया के दो टाइप हैं। एक तो ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया है, ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया, और दूसरा इसमें है इसोफेजियल इसोफेजियल डिस्फेजिया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया और जो इसोफेजियल डिस्फेजिया के अंदर? अब ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया भी वही है, इसोफेजियल डिस्फेजिया भी वही है, डिफ़िकल्टी इन द स्वेलिंग। लेकिन इसमें क्या होता है, ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया के अंदर आप लोगों को डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग के साथ साथ आप लोगों को कफ, चोकिंग, मतलब इस टाइप का अगर आपको फील हो, मतलब आप खाएं कोई चीज़ आपको कफ हो जाए, ऊपर से जो आपको स्वेलिंग के अंदर डिफ़िकल्टी भी है, तो उसका मतलब आप लोगों को जो है क्या है, ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया। अगर कफ वगैरह नहीं है, कोई भी चोकिंग वगैरह नहीं है, जस्ट खाने के अंदर जो स्वेलिंग के अंदर या डिफ़िकल्टी है, तो उसका मतलब है आपको इसोफेजियल डिस्फेजिया है। अब यह है कि ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया के अलग अलग काजेज़ हैं और इसोफेजियल डिस्फेजिया के अलग अलग काजेज़ हैं। तो पहले जो है हम इसोफेजियल डिस्फेजिया के बारे में पढ़ेंगे कि इसोफेजियल डिस्फेजिया के काजेज़ क्या हैं। अब इसोफेजियल डिस्फेजिया जो है वो ये है कि इनको जो है डिवाइड किया गया है दो टाइप्स के अंदर। एक तो है मैकेनिकल डिस्फेजिया और दूसरी है मोटर डिस्फेजिया। मतलब कि मैकेनिकल या मोटर का मतलब ये है कि ये है काजेज़ के बेस के ऊपर। अगर कोई मैकेनिकल काज है, ठीक है, तो वो है मैकेनिकल डिस्फेजिया के अंदर। अगर कोई मोटर काज है, कोई नर्व वगैरह डैमेज हुई है, या कोई मोटर, हमारे मोटर सिस्टम के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट आया है, उसकी वजह से अगर डिस्फेजिया हुआ है, तो वो है मोटर डिस्फेजिया। अब यह है कि मैकेनिकल डिस्फेजिया की अगर हम बात करें कौन कौन से काजेज़ हैं, इसमें यह है कि एक तो है इसके अंदर इंट्रिंसिक काज होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक काज। ठीक है। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक काजेस क्या है? इंट्रिंसिक वो है कि जो आपके ईसोफेगस के अंदर ही मतलब कोई काज डेवलप हुआ है, और एक्सटेंसिव का मतलब कि ईसोफेगस के बाहर से कोई प्रेशर या कंप्रेशन आई है, जिसकी वजह से जो आप लोगों के खाने के अंदर या स्वेलिंग के अंदर डिफ़िकल्टी हो रही है। अब इंटेंसिव काजेस के अंदर पहला जो काज आता है वो आता है ईसोफेजियल कैंसर। ठीक है। अब इसोफेजियल कैंसर कोई भी हो सकता है, जैसे कि बिनाइन भी है, मैलिग्नेंट है, कोई भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि ये आपका इसोफेगस है, इसोफेगस के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक मास डेवलप हो जाता है, मतलब कैंसर डेवलप हो जाता है, इजीली सेल डिवाइड होते हैं वहाँ पर, और डिवाइड होने के बाद यहाँ पर जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है आपके पाथवे के अंदर, जिसकी वजह से आपको स्वेलोइंग के अंदर डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा इसके अंदर आता है इसोफेजियल स्फिंक्टर। जो इसोफेजियल स्फिंक्टर, सॉरी, इसोफेजियल स्फिंक्टर नहीं, इसोफेजियल स्ट्रिक्चर आता है। ठीक है। अब स्ट्रिक्चर जो है वो कोई मतलब यूँ समझें कि कभी कभी कैंसर में आता भी है, कभी नहीं आता है, इसको बिनाइन इसोफेजियल स्ट्रिक्चर कहते हैं। लेकिन स्ट्रिक्चर का मतलब ये है कि सर्कमफेंशियल कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह आ गई है, जिसकी वजह से जो है आपके स्वेलिंग के अंदर डिफ़िकल्टी हो गई है। ठीक है। अब ये है कि मतलब इसी तरह से एक मास डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिफ़िकल्टी हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, इसोफेजियल स्ट्रिक्चर। उसके बाद इसके अंदर जो थर्ड काज आता है, वो इसके अंदर थर्ड काज ये आता है कि इसके अंदर जो है इसोफेजियल
वेब्स और इसके अंदर इसोफेजियल रिंग्स वगैरह जो बन जाती हैं। लोअर जो रीजन है हमारा, जहाँ पर लोअर स्फिंक्टर है, उसके थोड़ा ऊपर साइड जो रिंग्स वगैरह बन जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है पाथवे के अंदर, सही तरह से हम जो है खाना स्वेलो नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिस्फेजिया हो जाता है। अब रिंग, इस रिंग का एक नाम भी है स्केटजिकी रिंग, स्केटजिकीज रिंग, ठीक है। तो ये है इंट्रिंसिक काजेज। अगर एक्सटेंसिक की बात करें तो एक्सटेंसिक में ये है कि थायराइड की स्वेलिंग हो जाना, थायराइड की स्वेलिंग हो जाना, या मतलब थायराइड जब स्वेल हो जाता है बाहर से, तो बाहर से प्रेशर लगता है, हमारा क्या होता है, इसोफेगस जो है वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। उसके बाद थायराइड के बाद यहाँ पर एक दूसरा काज आता है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिसिस। क्या कहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिसिस का मतलब ये है कि हमारी जो ऊपर स्पाइंस वगैरह हैं, जो हमारा जो यूं कहें कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका अपर नेक रीजन में जो स्पाइंस हैं, वो एज के साथ क्या होते हैं, वियर और टीयर होते हैं, ठीक है। अब वियर और टीयर जब वो होते हैं, उसमें क्या होता है कि एज के साथ साथ जो है वो स्पाइंस आगे की तरफ जो है बैंड करते हैं। बैंड करने की वजह से जो इसोफेगस के ऊपर प्रेशर आता है, उस इसोफेगस की जो प्रेशर के वजह से जो हमें डिफ़िकल्टी इन द स्वेलिंग हो जाती है। और थर्ड इसके अंदर आता है पोस्टीरियर मीडियस्टिनम मास, मतलब मीडियस्टिनम के बैक साइड पे कोई मास वगैरह ऐसा डेवलप हो गया है जिसकी वजह से कंप्रेशन आई है, प्रेशर लगा है और हमें डिफ़िकल्टी इन द स्वेलिंग हो रही है। तो ये है हमारे जो इसोफेजियल डिस्फेजिया के मैकेनिकल जो डिस्फेजिया है उसके इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक काजेज़। अगर हम मोटर काजेज़ की अगर हम बात करें, या मोटर डिस्फेजिया की अगर हम बात करें, तो उसके जो काजेज़ जो हैं वो अलग हैं। अब उसके काजेज़ क्या हैं, एक तो इसमें आता है स्क्लेरोडर्मा। क्या आता है इसके अंदर, एक आता है स्क्लेरोडर्मा, और उसके अलावा इसके अंदर एक्लेजिया आता है, एक्लेजिया आता है। उसके अलावा जो है इसके अंदर एक और भी आता है डिफ्यूज़ इसोफेजियल स्फिंक्टर स्पाज्म आता है। क्या आता है, डिफ्यूज़ इसोफेजियल स्फिंक्टर स्पाज्म। उसके बाद इसमें है डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। उसके अलावा इसमें जो है यूँ समझें कि बल्बर पाल्सी भी आ जाता है। तो ये क्या है, ये स्क्लेरोडर्मा क्या है, एक्लेजिया क्या है, ये हमारे मोटर फंक्शन के अंदर कोई डिसफंक्शन आ जाए जिसकी वजह से जो है हमें मोटर डिस्फेजिया होती है। अब ये क्या है, स्क्लेरोडर्मा क्या है, स्क्लेरोडर्मा ये है कि हमारे जो इसोफेगस है उसके अपर स्फिंक्टर वाल्व या मसल होते हैं, लोअर स्फिंक्टर वाल्व या मसल होते हैं। तो ये फंक्शन जो है, या ये जो सिस्टम है, ये यहाँ पर लोअर जो इसोफेगस जो स्फिंक्टर वाल्व है, मसल है, वहाँ पर होता है। अब स्क्लेरोडर्मा का मतलब ये है लोअर इसोफेजियल जो वाल्व या स्फिंक्टर है उसके अंदर क्या हो जाए, या तो फाइब्रोसिस हो, या तो वहाँ पर कोलेजन की फॉर्मेशन हो, कोलेजन वहाँ पर ज़्यादा जमा हो जाए, जिसकी वजह से जो हमें क्या होता है, आगे स्वेलिंग के अंदर डिफिकल्टी होती है। एक्लेजिया क्या है, एक्लेजिया का मतलब वो भी जो है ना, लोअर स्फिंक्टर के अंदर जो है कोई डिसफंक्शन हो जाता है। मतलब डिसफंक्शन कैसे, यहाँ पर जो हमारा लोअर स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं होता है, रिलैक्स नहीं होता है तो खाना आगे स्टमक में जाता नहीं है, और खाना स्टमक में नहीं जाता तो वो क्या होता है, दोबारा रिफ्लक्स होकर इसोफेगस के अंदर आ जाता है, और जो है हमारा खाना आगे जा नहीं पाता, और हमें जो है बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है खाना खाने के अंदर। उसके बाद है इसके अंदर डिफ्यूज़ जो है इसोफेजियल स्फिंक्टर स्पाज्म का मतलब हमारा जो इसोफेगस है वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब वहाँ पर जो है नर्व सप्लाई वहाँ पर रुक जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वहाँ पर खाने के अंदर डिफ़िकल्टी होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब है कि डायबिटीज़ का एक पेशेंट है, उसकी वजह से जो है नर्व वगैरह डैमेज हुई हैं, जिसकी वजह से जो है हमें स्वेलिंग के अंदर डिफ़िकल्टी हो रही है। बल्बर पाल्सी का मतलब ये है लोअर क्रेनियल नर्व्स वगैरह जो डैमेज हुई हैं, जिसकी वजह से अपर सिग्नल नहीं आ रहे, और सिग्नल की वजह से जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें स्वेलिंग के अंदर डिफ़िकल्टी हो रही है। अब ये है अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें, अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है दो टेस्ट आती हैं। एक तो इसके अंदर आती है जीआई, अपर जीआईटी जो है इंडोस्कोपी इसकी करते हैं, इंडोस्कोपी, और दूसरी आती है इसके अंदर बेरियम स्वेलोइंग, बेरियम स्वेलिंग टेस्ट। अब ये एंडोस्कोपी तब करते हैं जब मैकेनिकल कोई काज हो, जब मैकेनिकल डिस्फेजिया हो, ठीक है। और बेरियम स्वेलिंग तब करते हैं जब कोई मोटर काज हो।
ये दो उसकी इन्वेस्टिगेशन है जो आप लोगों को जहन में रखनी है। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट जो है डिस्फेजिया की वो है उसकी सीवियरिटी के बेस पे। अगर माइल्ड है, ये माइल्ड टू मॉडरेट है, तो उसमें हम जो है निस्टेटिन जो है, निस्टेटिन फार्मूला है, ठीक है, उसकी जो ड्रॉप्स वगैरह, इसके ब्रांड तो अलग अलग आते हैं, ठीक है, तो वो ब्रांड जो है अलग अलग हैं। उसमें ये है कि वो तकरीबन 10 to 20 ml के अंदर एक ड्रॉप आता है। वो तकरीबन हम पेशेंट को तकरीबन दिन में 4 दफ़ा देते हैं, 6 आवरली देते हैं, और उससे वो ठीक हो जाता है। अगर माइल्ड नहीं है, अगर मॉडरेट टू सीवियर है या सीवियर कंडीशन है, तो सीवियर कंडीशन में हम जो है कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल वगैरह हम देते हैं। तो इसके अलग अलग जो है ब्रांड्स आते हैं। कीटोकोनाजोल का एक ब्रांड आता है जिसका नाम है जिसका नाम तो शायद मुझे अब जहन में नहीं है, लेकिन जो इसके काफ़ी ब्रांड आते हैं अलग अलग, कीटोकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। उनकी तकरीबन 200 mg में जो है टेबलेट्स आती हैं, और 200 mg जो हम देंगे पेशेंट को। उसके अलावा फ्लूकोनाजोल जो है उसकी भी एक डायफ्लूकन एक जो टेबलेट आती है, जो स्टार्टिंग में हम 200 mg में देंगे, लेकिन उसके बाद 100 mg हम कंटिन्यू करेंगे, तकरीबन 7 से 10 दिन हम कंटिन्यू करेंगे। तो उससे क्या होता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छा, इसमें एक ये है कि अगर पेशेंट जो है क्या ले रहा है, एंटासिड ले रहा है या H2 ब्लॉकर वगैरह ले रहा है, तो वहाँ पर हम जो है कीटोकोनाजोल जो है उसको प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कुछ आगे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो जाती है। इस वजह से जो है हम यहाँ पर ये प्रिजर्व नहीं करेंगे। तो ये है कि उसके बाद इसमें आता है कि ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया। ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसके काजेज़ ही याद रखने हैं, क्योंकि बात तो वही है, स्वेलिंग एंड डिफ़िकल्टी है, या उसके अलावा जो इसके अंदर ट्रीटमेंट वगैरह वो भी सेम ही है तकरीबन। लेकिन ये है कि उसके अंदर आप लोगों को सिर्फ काजेज़ अगर जहन में हो कि काजेज़ क्या हैं, तो वही बहुत है। ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया, अब ओरो मतलब जो हमारी माउथ है, फेरिंजियल मतलब कि हमारा फेरिंक्स है। अब ओरल कोई कैंसर हो गया, या उसके अलावा टॉन्सिलाइटिस हो गया, या उसके अलावा स्टोमेटाइटिस मतलब हमारे सोर माउथ हो गया। तो ये हैं कि काफ़ी सारे काजेज़ हैं जो माउथ के अंदर, जिसकी वजह से स्वेलिंग के अंदर डिफ़िकल्टी होती है। फेरिंक्स के अंदर डिफरेंट काजेज़ होते हैं। मोस्टली जो काजेज़ होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल भी होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव भी होते हैं। न्यूरोलॉजिकल में जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस है, पार्किंसन डिजीज़ है, फेरिंजियल डाइवर्टिक्यूलम है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे काजेज़ हैं जो कि फेरिंक्स के अंदर जो स्वेलिंग के अंदर जो डिफ़िकल्टी करवाते हैं। तो ये हैं इनके काजेज़, जिसको हम कहते हैं ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया, और ये है इसोफेजियल डिस्फेजिया। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू।